बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज आपको बताते चलें कि 12 मार्च है और दिन है जुमेरात का। आज जिन अहम ख़बरों पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत को एक बड़ा धचका लगा है और पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी थे, जो कि 11 मार्च तक होने थे, और उसके बाद IMF की जानिब से एक डिक्लेरेशन यानी एक एलामिया आना था, वो एलामिया आ चुका है। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सका है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात जारी रहेंगे। और इसके साथ साथ जो अगली खबर है जिस पर हम बात करेंगे कि इराक और मुत्तहिदा अरब इमारात के करीब जो आयल टैंकर्स हैं उन पर हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइली अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल और रॉकेट जो है वो दागे हैं। और अगली खबर जो है वो जो हम हिस्सा बनाएंगे अपने वीलॉग का, जो बड़ी अहम खबर है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान के ख़िलाफ़ खलीजी ममालिक की जो करारदाद है वो मंजूर कर ली गई है। और इसके साथ साथ ईरान के जो हमले हैं, शदीद हमले हुए हैं। मशरिक़ वस्ता में जो अमरीकी तनसीबात हैं वो बड़े नुकसान से दो चार हुई हैं। इसकी ताज़ा तरीन जो तफसीलात है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जो ईरान के ख़िलाफ़ खलीजी ममालिक की करारदाद है उसको मंजूर किया गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक मंजूर की गई करारदाद में ईरान से ये मुतालबा किया गया है कि वो खलीजी रियासतों के ख़िलाफ़ अपने हमले फौरी तौर पर बंद करे। ये मुसव्वदा करारदाद जो है वो खलीजी ममालिक की हिमायत से पेश किया गया और वोटिंग के दौरान करारदाद के हक़ में 13 वोट आए, जबकि 2 ममालिक ने एब्सटेन किया यानी वोटिंग में हिस्सा लेने से गुरेज किया, और किसी भी मुल्क ने इसकी मुखालफत में वोट नहीं दिया। करारदाद में ईरान से मुतालबा किया गया कि वो खित्ते के ममालिक के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो रोक दें और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करें। अब जो 2 ममालिक हैं उनकी जानिब से जो है वो एब्सटेन किया गया है, उनकी जानिब से वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया गया है। ये बड़ी अहम खबर है। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी इस करारदाद के हक़ में वोट दिया है, जबकि चीन और रूस ने, ये 2 ममालिक हैं, चीन और रूस, जिन्होंने वोट देने से गुरेज किया है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जाहिर है खलीजी ममालिक के अंदर, मैंने पहले भी एक वीलॉग में बात की थी कि अगर वहाँ पर अमरीकी तनसीबात मौजूद हैं तो फिर, क्योंकि अमेरिका जो है वो ईरान से बहुत दूर है और शायद ईरानी मिसाइल्स की रसाई अमेरिका तक नहीं है कि वो अमेरिका के अंदर किसी भी अपने टारगेट को जो है वो निशाना बना सके। अब जो है वो उसने खलीजी ममालिक के अंदर मौजूद जो अमेरिकन एसेट्स थे उनको निशाना बनाया। अब मैं इस वजह से थोड़ा इस हवाले से कोशिश ये करता हूँ कि ऐसी बात की जाए कि जिससे जो हकीकत पर मबनी हो। अब जो ईरान पर हमला किया गया तो हमने इसकी बहैसियत मुसलमान मजम्मत की और एक इस्लामी मुल्क पर इस हमले को, मुसलमान ममालिक पर हमला जो है वो गर्दाना। लेकिन अगर माजी में देखा जाए, बहुत सी बातें आजकल हो रही हैं कि माजी में जब इराक पर हमला हुआ, जब अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ, तो उस वक्त ईरान कहाँ स्टैंड कर रहा था। इसी वजह से, लेकिन फिर भी हम अपने लोगों से ये कहते हैं कि इन चीज़ों को बलाए ताक रखें, क्योंकि अगर इस वक्त जो जारहियत ईरान के ख़िलाफ़ हो रही है वो जारहियत इस वक्त अमेरिका और इसराइल कर रहा, और माजी में भी इन्हीं ममालिक की जो है वो, इन्हीं ममालिक ने दूसरे ममालिक पर हमला किया। उस वक्त तो बरतानिया और यूरोपियन ममालिक भी इनके साथ थे, लेकिन अब बरतानिया और यूरोपियन ममालिक अमेरिका के साथ नहीं है। ये बहुत बड़ा एक सेटबैक था अमेरिका के लिए कि ईरान पर हमला करने से पहले जो बरतानिया है और दूसरे जो ममालिक हैं यूरोपियन ममालिक, उन्होंने ईरान पर हमले की हिमायत नहीं की। तो इस वजह से जो ट्रंप को जो है वो हमला करना पड़ा, और वो भी उतावला हो के ट्रंप ने हमला किया। अब जो है वो ट्रंप यकीनी तौर पर जो इस जंग से भागने की कोशिश कर रहा है, और कल भी ट्रंप ने ऐलान किया कि वो जंग जीत चुके हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और अमरीकी अखबार की एक स्टोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर दी है कि इंकशाफ किया है कि हालिया जंग के दौरान मशरिक़ वस्ता में जो अमरीकी तनसीबात हैं उनको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीर पर जो मुश्तमिल रिपोर्ट है उसमें अमरीकी अखबार ने कहा है कि ईरान ने अमरीकी और इत्तेहादी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं,
जिनमें अमरीकी फौजी अड्डों, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और सफारती मकामात को निशाना बनाया गया है। मशरिक़ वस्ता में कम अज़ कम 17 अमरीकी जो मकामात थे उनको नुकसान पहुँचाया गया, जिनमें 11 अमरीकी फ़ौजी अड्डे या फ़ौजी तनसीबात शामिल हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कतर के अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया गया, जबकि कुवैत के अली एस सालिम एयरबेस और कैंप बोरिंग भी हमलों से मुतासर हुआ। और बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात के ज़फ़रा एयरबेस और जबल अली पोर्ट पर भी ईरानी हमले हुए और वो भी बुरी तरीके से मुतासर हुआ। अब जाहिर सी बात है, ये पहले ही हमने बात की थी कि गल्फ़ ममालिक के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर जो है वो अमरीकी तनसीबात मौजूद हैं, और अगर ईरान ने उन अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया है तो ये ईरान का राइट बनता है। और इस वजह से हम ये बात करते हैं कि अगर वहाँ से ईरान पर अटैक होता है, यानी उन अड्डों से, उन एयर बेसिस से जहाज़ उड़ के ईरान पर बमबारी करते हैं, तो डेफिनेटली ईरान को ये हक पहुँचता है कि ईरान जो है वो इस पर दंदान शिकन जो है वो जवाब दे। और जो एक और अहम खबर थी, ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता में जंग के हवाले से, जो इराक़ की समंदरी हदूद में 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया हुआ है। मुत्तहिदा अरब इमारात के करीब कंटेनर जो है जहाज़ वो निशाना बना है। ओमान में सलाला पोर्ट पर तेल के ज़ख़ीरे में आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले से 2 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि इसराइल के लबनान पर हमलों में शहरी हिलाकतों में खौफनाक इजाफा हुआ है। और लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। अब तक 634 शहरी जहाँ बहक हो चुके हैं और हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं और 8 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। ये मैं लबनान की बात कर रहा हूँ कि लबनान में ये मामला नज़र आ रहा। दूसरी तरफ अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान में जो शहरी शहादतों की तादाद है वो 1300 से बढ़ चुकी है। 12,000 से ज़्यादा अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। 10,000 से ज़्यादा शहरी इमारत जो हैं वो तबाह हुई हैं। और इसी तरह मशरिक़ वस्ता में जंग के दौरान इसराइल में 13 अफराद हलाक हुए हैं, 2,000 ज़ख्मी हुए हैं। इराक़ में 15 अफराद हलाक हुए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। और इसी तरह बहरीन में 2 अफराद हलाक हुए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। कतर में 16 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में 6 अफराद हलाक हुए हैं, 122 ज़ख्मी हुए हैं। सऊदी अरब में 2 अफराद और 12 ज़ख्मी हैं। ओमान में 1 शख्स और 6 ज़ख्मी, जबकि अमेरिका की तरफ से 8 फौजियों की हलाकत और 150 ज़ख्मी होने की इतलात दी गई हैं। अब तो अमेरिका इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि उसके 8 फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अब दूसरी जानिब जो लबनान की मुसल्लह तंजीम है हिजबुल्लाह, उन्होंने ये दावा किया है कि उसने इसराइली शहरों और फौजी अड्डों पर मुतादिद हमले किए हैं और ये हमले ड्रोन, मिसाइल और रॉकेटों के ज़रिए किए गए हैं। और उसने शुमाली इसराइल में यायरा बैरक्स पर ड्रोन हमला किया है। इसके अलावा बैत लिद फौजी जो अड्डा है उस पर हमला किया है। तल अबीब के करीब गिलेलोड बेस और हैफा के नज़दीक एटलीट बेस पर भी मिसाइल हमले करने का दावा किया है। अब इसमें नुकसान का क्या तनासुब है वो पता नहीं चला, लेकिन इसके जवाब में इसराइल की जानिब से जो लबनान पर अटैक किए जा रहे हैं उसमें शहरियों की जो है वो हलाकतों की तादाद ज़्यादा है। और इसी तरह हिजबुल्लाह ने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक उसने जुनूबी लबनान में मौजूद इसराइली जो तोपखाना है उसको निशाना बनाया है और इसराइली शहर नहारिया की जानिब ड्रोन और रॉकेट भी दागे हैं। और सऊदी वजारत दिफा ने मशरिकी इलाके में 18 ड्रोन्स को रोका है, तबाह किया है। और इसी तरह जो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान ने ये कहा है कि जो मुश्तबा खामेनेई के ज़ख्मी होने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी, तो उन्होंने कहा है कि मुश्तबा खामेनेई जो है वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, खैरियत से हैं। और राब्ते में रहने वाले चंद दोस्तों के ज़रिए उनको ये बात पता चली है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है ख़ास तौर पर जो मिडल ईस्ट के क्राइसिस की। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट खबर पर कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो 15 रोज़ा मुज़ाकरात थे वो जारी थे
और गुज़िश्ता रात जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना था। और ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, ये मुआहिदा होने के बाद ये आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाता है और आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इस पर फैसला करता है कि किसी भी मुल्क को जो है वो ये फंड या कर्ज जो है वो मिलना है या नहीं है। अब मामला क्या है, आईएमएफ का वक्त पाकिस्तान आया, एक दिन बातचीत मुज़ाकरात तकरीबन 4-5 दिन पाकिस्तान में रहे और एक दिन यहाँ इस्लामाबाद में रहे और उसके बाद वापस चले गए और वर्चुअल मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब वर्चुअल मुज़ाकरात कहाँ हो रहे थे, आईएमएफ की टीम जो है वो तुर्की में बैठी हुई थी पहले और फिर उसके बाद वाशिंगटन चली गई, वहाँ से मुज़ाकरात हुए। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक शदीद धचका है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को यकीनी तौर पर सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता के हालात हैं वो बड़े पैमाने पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं किया। आईएमएफ ने कुछ चीज़ों पर एतराज़ भी उठाया है, लेकिन वो जो हुकूमत पाकिस्तान के लोग हैं या हुकूमत की मुआशी टीम है वो ये कहती है कि हमने आईएमएफ को मुतमईन किया है। जब आपने मुतमईन किया है तो उसके जवाब में स्टाफ लेवल जो है वो मुआहिदा होता है। अब मामला क्या है, आईएमएफ ने ये कहा है कि जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तीसरे जायजे और रेजिलियंस जो फंड है उसके दूसरे जायजे पर बातचीत के बावजूद स्टाफ लेवल जो मुआहिदा है वो तय नहीं हो सका। ताहम इस दौरान खातिर खा पेशरफ्त हुई है और मुज़ाकरात जारी रहेंगे। आईएमएफ वफ़द ने महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर दिया है और इसके साथ साथ प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा है। मालियाती खसारा कम करने और पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई है। और जो आईएमएफ मिशन की चीफ हैं एवा पेट्रोवा, उन्होंने ये कहा है कि ये मुज़ाकरात 25 फरवरी से 11 मार्च तक वर्चुअल हुए। पाकिस्तानी वफ़द से तवानाई शोबे में इस्लाहात और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर मुज़ाकरात हुए। समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम के अखराजात बढ़ाने पर माशी टीम से गुफ्तगू हुई। तो ये सूरत हाल सामने आई है। अब आईएमएफ के एलामिये में एक दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में इजाफा और माली दबाव जो है वो उस पर तशवीश है। और आईएमएफ जो है अगर ये ख़ास तौर पे जो मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इस्लाहाती इक़दामात हैं उसमें पेशरफ्त हुई है। ताहम मशरिक़ वस्ता के तनाज़े की वजह से पाकिस्तानी मईशत पर असरात मुरतब हुए। तो अब जाहिर सी बात है कि एक इतना बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है और इस इफ़ेक्ट को इस वक्त अगर आईएमएफ ये चाहता तो बआसानी इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता था। और गुज़िश्ता रात अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम मोड़ होता। लेकिन आईएमएफ ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं किया और अब मज़ीद 10 से 15 रोज़ जो है वो वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे और फिर उसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। लेकिन अब फैसला क्या होगा ये भी देखने की बात है कि पाकिस्तान से मज़ीद क्या मुतालबात जो है वो मनवाए जा रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग ख़ास तौर पे सरकारी अफसरान हैं उनके असासजात की डिक्लेरेशन के लिए आईएमएफ का दबाव है। फिर जो ताजर दो स्कीम है उसमें ताजरों की शमूलियत के हवाले से आईएमएफ का दबाव है। ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या दो इम्पॉर्टेंट मामलात हैं कि जिनकी वजह से थोड़ा बहुत शायद ये एक जो डिले है वो नज़र आ रहा। तो देखते हैं कि आपसे ख़बर शेयर करेंगे अगर हमें कोई इस मामले में अहम क्लू मिलता है कि आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहिदा वो क्यों नहीं हो सका, तो इस पर आपसे लाजमी बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।